गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड पर्संस। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन। ठीक है, इससे पहले की क्लासों में हमने फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन विलियन के बारे में आपको डिटेल से बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रसरण दाब क्या है, विलियन के टाइप्स क्या हैं, विलियन में कौन कौन सी क्वालिटी हैं, हेनरी उससे रिलेटेड नियम, हेनरी का नियम है, राउल्ट का नियम है, आदर्श अनादर्श विलियन है। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और धनात्मक ऋणात्मक विचलन। उसके बाद में प्रसन्न से क्या क्या अनुप्रयोग हैं, क्या क्या क्वालिटी हैं, उसे प्रसन्न दाब मापने की विधि है, वो सब चीजें आपको इससे पहले की क्लास में आपको प्रॉपर मिल जाएंगी। आप वहां जाकर इसको देख लीजिए क्लासों को, तो आपको वहाँ उस फर्स्ट चैप्टर से बहुत कुछ कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, आज का चैप्टर है वैद्युत रसायन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो वैद्युत रसायन क्या है, रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ये रसायन शास्त्र की शाखा है। ठीक है, केमिस्ट्री के ब्रांच है जिसमें हम रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा को और विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराएंगे। ठीक है, तो रसायन शास्त्र की ये शाखा में हम यही समझेंगे। इसमें एनसीईआरटी में जैसे पहले लिखा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं। और विलोमता, इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा का प्रयोग उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी किया जा सकता है जो स्वतः अग्रसित नहीं होती। मतलब वे अभिक्रियाएं जो स्वतः नहीं होती उन्हें विद्युत ऊर्जा द्वारा संपन्न कराया जा सकता है। जो सेलों में बहुत सी रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो विद्युत द्वारा कराई जाती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वैद्युत रसायन में मुख्यतः जो विद्युत का रासायनिक प्रभाव है उसको समझेंगे, और सेलों के अंदर जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हो रही उनका सेलों का स्ट्रक्चर क्या है, इन सब चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो डेफिनेशन है, मैं आपको उन्हें क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, विद्युत अपघट्य क्या है, विद्युत अपघट्य को समझते हैं कि विद्युत अपघट्य क्या होती है। ठीक है, विद्युत अपघट्य तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अगर उनमें उनको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो उनमें कोई ना कोई केमिकल चेंज अगर आता है, उनमें कोई भी केमिकल चेंज आता है तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, वैद्युत अपघट्य। क्या होगी परिभाषा, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनमें कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन अवश्य होता है, उनमें कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन अवश्य होता है, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य। इनमें केमिकल चेंज आएगा, वो है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके दो टाइप है हमारे पास में। दो टाइप कौन कौन से हैं, फर्स्ट है प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, और दूसरा दुर्बल वैद्युत, प्रबल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, प्रबल अपघट्य और दूसरा दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दो टाइप है हमारे पास में। तो प्रबल में क्या होता है, ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या है, प्रबल की डेफिनेशन क्या होगी, वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में 100% लगभग 100% आयनित हो जाते हैं। ठीक है, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में लगभग 100% आयनित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रबल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड को आप जल में घोलोगे, है ना, सोडियम क्लोराइड को आप जल में घोलोगे तो वो जल में घुल जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है, NaCl जल में घुल जाता है। ओके, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड को आप जल में घोलोगे तो पोटेशियम क्लोराइड भी जल में घुल जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड भी जल में घुल जाएगा। उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कास्टिक सोडा है, उसे आप जल जल में घोलोगे तो वो भी जल में घुल जाएगा।
और भी हो सकते हैं आदि, है ना। तो वे विद्युत अपघट जो जलीय विलयन में लगभग 100% आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट हैं। और विद्युत अपघट क्या है? जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन दर्शाते हैं विद्युत अपघट के पदार्थ। और दुर्बल विद्युत अपघट के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ले सकते हैं हम, सिरका भी जिसे कहा जाता है, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। ओके। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो आप, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे दुर्बल विद्युत अपघट के। ओके। अगर आपको इनमें अंतर भी लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हैं वे विद्युत अपघट जो जलीय विलयन में लगभग 100% आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट हैं। और वे विद्युत अपघट जो जलीय विलयन में बहुत कम मात्रा में आयनित, दुर्बल विद्युत अपघट हैं। विद्युत अपघट में अंतर भी लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हैं कि जो जलीय विलयन में लगभग 100% आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट हैं। जो बहुत कम मात्रा में आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट हैं। ठीक है, ताप से इनकी चालकता बहुत अधिक प्रभावित होगी, दुर्बल की इनकी चालकता ताप से बहुत कम प्रभावित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इनका। आगे प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य के बाद अगली डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, ये तो हो गया प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य, इनमें डिफरेंस हो गया। अब एक ओम का नियम भी आपको जान लेना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे फिजिक्स में भी काम आने वाला है। तो ओम का नियम क्या कहता है? वी, वी समानुपाती आई। ओम का नियम क्या कहता है? वी समानुपाती आई। ये ओम का नियम है। अर्थात अर्थात इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उसमें उनके मध्य प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपाती होता है। यानी कहीं भी आप किसी शहर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, आई, और इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर वो वी है, तो वी समानुपाती आई होगा। ओम का नियम भी यही कहता है कि आप फिजिक्स के अनुसार भी लिख सकते हैं। फिजिक्स में जो हमने ओम का नियम लिखा है उस हिसाब से भी आप इसको डेफिनेट कर सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। तो V बराबर करने के लिए आप कांस्टेंट लेंगे, V बराबर RI। V बराबर RI, जहाँ R एक नियतांक, जहाँ R अनुपातिक नियतांक, अनुपातिक नियतांक जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। R एक अनुपातिक नियतांक जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अब अगर मान लो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो V बटे I बराबर R, अर्थात आर की डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हो, किसी चालक के विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुपात को उसका प्रतिरोध कहते हैं, ई बटा आई बराबर आर। ठीक है, आर की डेफिनेशन लिख सकते हो आप। या फिर यदि आई बराबर 1 एम्पियर आपने धारा प्रवाहित की तो वी बराबर आर, अर्थात किसी चालक किसी चालक में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध के बराबर होता है। ये भी इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है। इसकी इकाई अगर आपको लिखना है तो वो भी लिख सकते हो आप। आर का मात्रक पता ही आपको ओम है, ऐसा इकाई ओम है इसकी, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकती है। चलिए, तो ये हो गया हमारा ओम का नियम। हमने इसका विमीय सूत्र वगैरह भी उधर बताया है फिजिक्स में, ठीक है। आगे प्रतिरोध के बाद चालकता आती है। चालकता को अगर मान लो आपने सी से ही दर्शाया तो ये आर का विलोम होती है, ठीक है, आर का विलोम होती है। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं, इसे सी से दर्शाते हैं, ठीक है। चालकता होगी हमारे,
अगर सी का मात्रक निकालोगे तो, अगर सी की यूनिट निकालना है, सी की इकाई अगर आपसे पूछी जाए, चालकता की इकाई, चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, 1/r की इकाई ओम है, क्या है, ओम। तो ओम इनवर्स इसकी इकाई है सीमेंस के बराबर होती है, सीमेंस भी बोलते हैं हम, ठीक है। ये ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध को विक्रम को क्या कहते हैं हम, विशिष्ट चालकता। इसे कप्पा से दर्शाते हैं, कप्पा बराबर 1/रो, रो यहाँ है विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हमने बताया कि आर जो डिपेंड करता है एक तो लंबाई पे और एक एरिया पे, तो आर समानुपाती L/A होता है। आर बराबर करने के लिए आप रो लेते हो, तो L/A, ठीक है। तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध, जहां पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो आप 1/रो के लिए लिखोगे RA/L, RA/L, उलट जाएगा ये, तो एल ऊपर चला जाएगा, L/RA, कप्पा। तो कप्पा का अगर मात्रक निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा, एल के लिए मीटर या सेंटीमीटर आपको लेना तो सेंटीमीटर, ठीक है। आर के लिए ओम और इसके लिए सेंटीमीटर, इसके बाद एरिया के लिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी इकाई जाएगी कप्पा की, ठीक है। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और अगर आपसे यहाँ ये भी पूछा जाता है कि सेल स्थिरांक से इसका संबंध, सेल स्थिरांक क्या होता है, L/A, कप्पा बराबर L/A के लिए लिख सकते हो जी, क्या लिख सकते हो, जी। L/A के लिए G/R, क्योंकि सेल स्थिरांक है L/A, उसकी लंबाई और इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, एक और 1/R सी का व्युत्क्रम होता है, CG। ये जो है कि चालकता और विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में रिलेशन भी है, CG, ओके। तो ये हो गया हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध के बाद में दो परिभाषाएं बनती है विशिष्ट प्रतिरोध से रिलेटेड। पहली, विशिष्ट प्रतिरोध से रिलेटेड दो परिभाषाएं बनेगी हमारी, उनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। पहला है आणविक चालकता, आणविक चालकता, आणविक चालकता। और दूसरी तुल्यांकी चालकता, डेफिनेशन बनती है आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता। आणविक चालकता क्या है, किसी भी विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता और उस आयतन का गुणनफल होती है जिसमें उसका एक मोल विलय हो। कप्पा विशिष्ट चालकता है और वी आयतन है जिसमें उसका एक मोल विलय है। लैम्डा m इक्वल टू कप्पा वी, ये इसका हमारे पास फॉर्मूला है, लैम्डा m इंटू कप्पा वी। किसी विलयन की आणविक चालकता लैम्डा m से दर्शाते हैं, आणविक उसकी विशिष्ट चालकता कप्पा, कप्पा विशिष्ट चालकता और उस आयतन का गुणनफल है जिसमें उसका एक मोल विलय हो, ठीक है। जहां लैम्डा m आणविक चालकता, लैम्डा m आणविक चालकता है और कप्पा, कप्पा विशिष्ट चालकता है, कप्पा विशिष्ट चालकता है और वी आयतन है विलयन का जिसमें उसका एक मोल विलय है, विलयन का आयतन, ओके। वी क्या है, विलयन का आयतन। ये हो गए हमारे पास विशिष्ट चालकता।
इसके लिए ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, लैम्डा एम के लिए आप ये भी लिख सकते हैं, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे एम। एम क्या है? मोलारता है। एम क्या है? जहाँ एम मोलारता है। 1000 क्यों लिखा? क्योंकि 1000 ml की बात चल रही है इसलिए। और तुल्यांक की चालकता भी इससे बिल्कुल मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू बी। फॉर्मूला सेम ही है लेकिन चेंज क्या है? किसी विलयन की तुल्यांक की चालकता, उसकी विशिष्ट चालकता और उस आयतन का गुणनफल है जिसमें उसका 1 ग्राम तुल्यांक विलेय हो। ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक की भार जिसमें विलेय हो वो है। ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला भी है, लैम्डा एम बराबर कप्पा तो ऐसा ही 1000 बटे एन। मतलब इसमें नॉर्मलता है, इसमें क्या है? नॉर्मलता ग्राम तुल्यांक की, वहां मोलरता है मोल के लिए। ठीक है, ये अंतर आपको पता होना चाहिए इनमें। तुल्यांक की चालकता के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो इनके इकाई भी पूछी जाती है तो इसमें लास्ट में मोल इनवर्स आ जाएगा, इसमें तुल्यांक इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स हो जाएगी। तो चलिए, ये हो गया हमारे पास आणविक चालकता और तुल्यांक की चालकता। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। तो चलिए, ये हो गया हमारे पास आणविक चालकता और तुल्यांक की चालकता। अब हम जो है कि विद्युत रासायनिक सेल समझते हैं। विद्युत रासायनिक सेल क्या है हमारे पास में? ओके, तो ये इस तरह की जो विद्युत रासायनिक सेल क्या है, ये देख रहे हो आप, इस तरह का स्ट्रक्चर। इसमें दो अलग अलग पात्र हैं, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट के विलयन जिनमें लिए गए हैं। तो अलग अलग रॉड रखी गई है, जिंक की और कॉपर की। हम यहाँ पे उस स्ट्रक्चर को बनाते हैं अपने बोर्ड पर। ओके, ठीक है, दो पात्र हैं हमारे पास में। ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट पात्र हैं हमारे पास में। एक तो ये हो गया जिसमें कि जिंक सल्फेट का विलयन ले लिया आपने, ZnSO4, जिंक सल्फेट का। ठीक है, एक दूसरा पात्र लिया हमने ऐसा ही, उसमें हम कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा पात्र लिया हमने, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4। और दोनों को एक यू आकार की ट्यूब द्वारा कनेक्ट किया है। दोनों को यू आकार की ट्यूब द्वारा कनेक्ट किया हमने, और इस ट्यूब में NH4NO3 प्लस KCl का पेस्ट भरा है, जिसे अगर अगर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ट्यूब है इसे लवण सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण सेतु। ओके, इस ट्यूब को हम कहते हैं लवण सेतु। और जो हमारा इस पात्र में, हमने एक पात्र में जिंक की छड़ लेते हैं हम। ठीक है, इसमें हमने जिंक की छड़ रख दी है। ये जिंक की छड़ है हमारे पास में Zn। Zn वैसे तो देखने में जिंक सिल्वर कलर से मैच करता है थोड़ा सा, ये हमने थोड़ा डिफरेंट बनाया है। जिंक कलर, जिंक की छड़ रख दी हमने, और सेकंड में कॉपर की छड़ रख दी है हमने। ठीक है, ये कॉपर की छड़ रख दी है इसमें। और दोनों छड़ों को कनेक्ट कर दिया हमने बाह्य परिपथ से, एक बाह्य परिपथ लगा दिया है। ठीक है, धारा मापी भी लगा लो अगर आपको धारा को कैलकुलेट करना है। तो इस प्रकार के सेल को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। क्या? विद्युत रासायनिक सेल। इस प्रकार के सेल को हम कहेंगे विद्युत रासायनिक सेल।
और ये सेल गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाएगा, वोल्टीय सेल भी कहा जाएगा, साधारण वोल्टीय सेल, साधारण वोल्टीय सेल भी कहोगे आप। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है? वे सेल जिनमें रासायनिक क्रिया द्वारा वे सेल जिनमें रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है या विद्युत द्वारा रासायनिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ऐसे सेल को हम कहेंगे विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, तो इसकी क्रिया विधि जरा थोड़ा सा समझते हैं। इसमें हमने जिंक सल्फेट का विलयन लिया, एक में कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो आपको बता दें, हम अगर क्रिया विधि की बात करें, हम जिंक है हमारे पास में, जिंक सल्फेट, तो अगर आप ये कहीं पे अपघटित होगा तो Zn2+ बनेगा और SO4 2- बनेगा। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट अगर है आपके पास, तो ये भी कहीं विद्युत अपघटित होगा तो Cu2+ और SO4 2- ये बनेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हमने एनोड लिया, एनोड की बात करें, इसमें समझा दें हम आपको एनोड क्या है। इसमें जो ये वाला जिंक वाला एरिया है, ये जिंक की जो छड़ है वो एनोड का काम करेगी। किसका काम करेगी? एनोड का काम करेगी। और कॉपर की छड़ है वो जो कैथोड का काम करेगी। ठीक है, ये एनोड का काम करेगी। और ये कैथोड का काम करेगी, कॉपर की छड़। तो एनोड पर क्या होगा? सर्वप्रथम जिंक की छड़ आयनता कर जिंक आयन में बदल जाएगी, Zn2+। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिप्लेस होगा इससे। ओके, अब जो लवण सेतु है इसके माध्यम से आयनों का अभिगमन इधर से उधर होगा। ठीक है, कैथोड पर क्या होगा? यानी जो जिंक हमारे पास में सॉलिड स्टेट में था वो एक्वा पोजीशन में पहुंच गया है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में था वो एक्वा पोजीशन में पहुंच गया है, लिक्विड में वाले। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर जो कॉपर आयन है Cu2+, ठीक है, कैथोड पर को डिफरेंट कलर से दर्शा देते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास में सॉलिड था तो एक्वा में पहुंच गया ये। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में। अब इसे हम डिफरेंट कलर से दर्शा देते हैं हमसे कैथोड को। तो देखो कैथोड पर क्या हुआ है? कॉपर आयन है Cu2+। ठीक है, कॉपर आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, वो एक्वा पोजिशन में है लिक्विड में, और ये बदल जाएगा कॉपर में, सॉलिड में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीडेशन है। क्या ये? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ है? रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों साथ में होंगे मतलब रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया ये जो है कि एनोड पर हो जाएगी ये क्रिया, ये कैथोड पर। संपूर्ण सेल क्रिया तो आप दर्शा सकते हैं, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, अभिक्रिया Zn+Cu2+। Cu+Zn2। ठीक है, मतलब सॉलिड है ये, और ये एक्वा पोजिशन में है, और ये सॉलिड में हो गया और ये एक्वा पोजिशन में हो गया। ठीक है, यहाँ अभी अभिगमन हुआ इनके इधर इलेक्ट्रॉनों का। कितने इलेक्ट्रॉनों का? 2 इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन हुआ। ठीक है, ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो है कि इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर फ्लो होंगे,
इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे जिंक से कॉपर की ओर, और विद्युत धारा का डायरेक्शन इसका अपोजिट जाएगा। विद्युत धारा बहेगी जिंक से कॉपर से जिंक की ओर, कॉपर से जिंक की ओर विद्युत धारा बहेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विद्युत रासायनिक सेल, साधारण वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें दो तीन पॉइंट वो हैं, वो चीजें हम समझा दें आपको। ठीक है, उन्होंने दिया है कि जब विद्युत वाहक बल हमारा 1.1 वोल्ट से कम होगा, विद्युत वाहक बल क्या होता है, अधिकतम वोल्टेज होता है, अधिकतम सेल द्वारा किया गया कार्य होता है, 1.1 वोल्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर की ओर होता है, जिंक से कॉपर की ओर होगा, और विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर। जिंक एनोड से घुलता है, एनोड पर से घुलता है, और कॉपर कैथोड पर से निक्षेपित होता है। ठीक है, एनोड पर से घुलता है, कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर 1.1 वोल्ट है, विद्युत वाहक बल इक्वल है उसके, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और अथवा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का विगमन भी नहीं होगा, विद्युत धारा भी नहीं, तो कोई रासायनिक क्रिया इसमें नहीं होगी। और जब छोटा हो, विद्युत वाहक बल बड़ा होगा, वहां पर विद्युत वाहक बल कम था 1.1 से, यहाँ विद्युत वाहक बल 1.1 से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर उल्टा होगा उसका, कॉपर से जिंक, और धारा जिंक से कॉपर की ओर। तो जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होगा और कॉपर इलेक्ट्रोड से घुलेगा। ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव है हमारे पास में। ठीक है, SHE, स्टैंडर्ड हार्ड इलेक्ट्रोड, इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बनेगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, SHE को समझाएंगे। चलो देखते हैं इसको। और SHE को बोलते हैं स्टैंडर्ड हार्डवेयर इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और एक वायुमंडलीय दाब मतलब ATM, सिंपल सा ATM, एक वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर धातु की किसी छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबाने पर, जिसकी मोलर सांद्रता क्या हो, 1 हो, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबाने पर उस धातु की छड़ के सिरों पर जो विभव उत्पन्न होता है, जो विभवांतर होता है, जो विभव होता है, उसी को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। 25 डिग्री सेल्सियस ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर किसी धातु की छड़ों को 1 मोलर वाले विलयन में डुबाने पर उसकी छड़ों पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे कहेंगे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ओके। तो देखिए अब आगे SHE क्या होता है। ठीक है, अब मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने, किसी भी धातु की छड़ का वास्तविक मानक इलेक्ट्रोड विभव का वास्तविक मान ज्ञात नहीं किया। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव को आप वास्तविकता से ज्ञात नहीं कर सकते। इसे ज्ञात करने के लिए SHE का उपयोग होता है, स्टैंडर्ड हार्डवेयर इलेक्ट्रोड। ठीक, ठीक है, इसे ज्ञात करने के लिए हम मानक हार्डवेयर इलेक्ट्रोड विभव समझते हैं। मानक हार्डवेयर इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसका उपयोग होता है किसी भी अर्ध सेल है ना, उसका इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं उसकी सहायता से। ठीक, तो SHE में क्या होता है, SHE की बनावट समझिए आप पहले। बनावट के लिए इसमें एक पात्र होता है, कोई भी हमने पात्र ले लिया डिफरेंट कलर से, ये कोई पात्र है। ठीक है, इसमें एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में एक परखनली रखी होती है। ठीक है,
ठीक है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर को किस पे ढका गया है? एक परख नली पर। सिलेंडर को एक परख नली पर ढका गया है। परख नली के निचले भाग में, परख नली के निचले भाग में आपने कुछ मात्रा में पारा लिया है। यहाँ कुछ मात्रा में हमने पारा लिया है, पारा भरा हुआ है इसके निचले भाग में कुछ मात्रा में। और इसमें एक प्लेटिनम का तार लगा होता है। ठीक है, प्लेटिनम का एक तार होगा। इसके निचले भाग में प्लेटिनम की पत्ती होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश की जाती है। प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश की जाती है। एक पत्ती लगी है, इस पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश की है इस पत्ती पर। ठीक है, ये प्लेटिनम का तार। और इस पूरे उपकरण को एक मोलर सांद्रता वाले HCl विलयन में हम डुबा देते हैं। इस पूरे उपकरण को एक मोलर सांद्रता वाले विलयन में हम डुबा देते हैं। और एक वायुमंडलीय, एक ATM दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो SHE, ये SHE की बनावट हो गई हमारे पास में। किसी भी, इसके लिए आप लिख सकते हो किसी भी अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव का वास्तविक मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसे ज्ञात करने के लिए उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से जोड़ा जाता है, क्योंकि मानक हाइड्रोजन विभव इलेक्ट्रोड का विभव शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो इसे SHE एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो ये तो इसकी बनावट में आप लिख सकते हो। SHE में प्लेटिनम का एक तार होता है, एक परख नली में लगाया जाता है, क्योंकि प्लेटिनम का एक तार होता है जिसके एक भाग में प्लेटिनम ब्लैक की पत्ती लगी होती है, जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश की जाती है। प्लेटिनम की पत्ती पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश की जाएगी। और और इस परख नली के निचले भाग में कुछ पारा लिया जाता है। ठीक है, इस परख नली को एक एक कांच के बेलनाकार सिलेंडर से ढक देते हैं, जिसमें एक मोलर सांद्रता वाले विलयन में इस पूरे उपकरण को रखा जाता है। और एक ATM दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो क्रिया विधि क्या होगी? ठीक है, SHE एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करेगा। तो SHE एनोड, SHE एनोड है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इससे, तो ये बन गया 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पड़ता। फिर SHE कैथोड है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिल गए, तो ये बदल जाएगा H2 में। यहाँ हुआ है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ हुआ है रेडक्शन, यहाँ हुआ है रेडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रेडक्शन। तो संपूर्ण अभिक्रिया H2 यहाँ गैस फॉर्म में था। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ये 2H प्लस H प्लस। ठीक है, ये एक वो अवस्था पोजिशन में है। ओके, ये जो है कि SHE की सेल अभिक्रिया हो गई, क्रिया विधि हो गई। ठीक है, इसकी इसकी क्रिया विधि में आप लिखेंगे, SHE की क्रिया विधि में आपको लिखना है, जब एक ATM दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, एक ATM दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, तो हाइड्रोजन का अधिकांश भाग प्लेटिनम ब्लैक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये प्लेटिनम ब्लैक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और शेष भाग
विलियन विलियन में घुलकर साम स्थापित कर लेता है। मतलब यहाँ आपको हार्ड वन, ये हार्ड वन के बुलबुले दिखाई देंगे, ये H2 रहेगा हार्ड वन में। ठीक है, अधिकांश बार प्लेटिनम ब्लैक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, शेष विलियन में घुलकर शाम में स्थापित कर देता है। एसएचई, फिर एसएचई एनोड एवं कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, और उसकी क्रियाविधि हमने ये आपको बताई है, तो आपकी क्रियाविधि लिखेंगे उसके बाद। ठीक है, ये एसएचई हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमने आज विद्युत रासायनिक सेल। अब आपको हम बहुत शॉर्ट रख रहे हैं आज की क्लास, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट किया। अभी हम आपको इसमें क्या क्या करना है बता दें आपको। ठीक है, इसमें आपको करना है पहला तो विद्युत अपघट्ट प्रकार और प्रकार। पहला क्वेश्चन, विद्युत रसायन क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको। चैप्टर का ही नाम है तो इसकी डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, रसायन शास्त्र की शाखा है। दूसरा, ओम का नियम जो हमने समझा था शॉर्ट में थोड़ा सा। अब तीसरा, इसमें प्रतिरोध आ गया आपके पास में, प्रतिरोध की डेफिनेशन पता होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता पता होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ये डेफिनेशन आती है एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, इनकी इकाई भी पता होना चाहिए आपको। जो होता है आणविक चालकता और तुल्यांक चालकता, आणविक चालकता, तुल्यांक चालकता। अगला है विद्युत रासायनिक सेल, जो हमने समझाया है आपको। रासायनिक सेल, चित्र व क्रियाविधि। ठीक है, छठा SHE स्टैंडर्ड हार्ड इलेक्ट्रोड, SHE की बनावट और क्रियाविधि। ये 6 क्वेश्चन आज दिए आज की क्लास में, आप इनको कंप्लीट करिए। और कोई भी ऑनलाइन देखता है कोई भी क्लास, तो उसको जो भी कंटेंट पढ़ा है उसको घर पे वो होमवर्क के रूप में करे भी। अगर उन क्वेश्चनों को आपने घर पे नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं है। आप सारी जिंदगी देखते रहिए, आपको वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी, क्योंकि जब तक आप स्वयं उन चीज़ों को नहीं लगा लेते, स्वयं उस कार्य को नहीं कर लेते, तब तक आपको अनुभव नहीं आएगा, उन चीज़ों को आप परफेक्ट नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए समय के सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में ध्यान लगाएं, क्योंकि इसी से ही आप अपने परिवार और अपना फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।